क्या नवाज शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब से जान छुड़ा सकते हैं? क्योंकि जनरल आसिम मुनीर अपने कद से बहुत बड़े हो चुके हैं और वो जनरल आसिम मुनीर को इस स्टेज के ऊपर फारिग भी कर सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर हो सकता है दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लें, उनको जेल में डाल दें, दोबारा अटक में डाल दें और इमरान खान के साथ बातचीत करना शुरू कर दें। अब हमें ये पता चल रहा है कि हमारी वो सारी बकवास और सारी गाली गलौज होती थी, उसकी कोई हकीकत किसी भी किस्म की नहीं थी। पाकिस्तान गजा में अपनी फौज भेजने के लिए तैयार है। ये अब गजा की रिकंस्ट्रक्शन से भी पैसे बनाना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी कंपनीज इन्हीं के सब चेले चांटों की और रिश्तेदारों की होंगी। एक बुरी खबर वो भी है जहां हम सुनते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान जो हैं वो शायद इस हफ्ते मुस्ताफी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 30 नवंबर 2025 है, इतवार का दिन है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़ेदार किस्म की सूरत हाल हमारे सामने, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब का डेडलाइन पे डेडलाइन गुजरती चली जा रही है। उनका नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। 28 तारीख की रात गुजर गई, 29 तारीख का दिन गुजर गया, 29 तारीख की रात गुजर गई, 30 नवंबर का दिन शुरू हो गया। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब स्ट्रोक फील्ड मार्शल स्ट्रोक कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन लीगल एक्सपर्ट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट समझते हैं कि इशू होना चाहिए, वो इशू नहीं हो सका, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, मज़ेदार किस्म की, चस्केदार किस्म की डिबेट इस वक्त हो रही है। और बहुत से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये उम्मीद लगा ली है कि शायद नवाज शरीफ साहब हिम्मत कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब में कोई स्पाइनल कॉर्ड आ गई है, उनकी कोई कमर की हड्डी मजबूत हुई है और वो हिम्मत करके जनरल आसिम मुनीर साहब को लटका के उनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं एक ही दफ़ा। यही है कि उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे कुछ अपने मुतालबात जो है वो मनवाना चाह रहे हैं। ये किस किस्म का मामला है? इस डिबेट के डिफरेंट पहलू क्या है? क्या नवाज शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब से जान छुड़ा सकते हैं? ये तमाम चीज़ों के ऊपर मैं क्विक एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। अब दूसरी वो सूरत हाल है जहां मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है मुझे मुबारकबाद दें। अगर मुबारकबाद मुझ तक नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम अपने घर में ज़रूर दें, क्योंकि मैंने जो एक दिन पहले वीलॉग में आपके सामने एनालिसिस रखा था कि ये मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आए हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान के अखबारात में बहुत ही बुलंदबाग दावे किए जा रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, ट्रेड के मामला हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है, ए भी है तो ए भी है। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गजा के अंदर जो है वो पाकिस्तान के ट्रुप्स भेजने के मामले को फाइनलाइज किया जा रहा है। और दोनों मुल्क और सारे के सारे जो मुल्क वहाँ ट्रुप्स भेजना चाहते हैं वो ये भी चाहते हैं कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो इनिशियली $53 बिलियन की बात हुई थी और जो हो सकता है कि फंड्स बढ़ जाएं, उसमें पाकिस्तान भी अपना एक शेयर देख रहा है। यानी पाकिस्तान की जो रजीम, पाकिस्तान तो वैसे कहना नहीं चाहिए, हम गलत है, चूंकि हम अल्फाज की लुगत में अल्फाज में फंस जाते हैं, लिंग्विस्टिक्स के अंदर फंस जाते हैं। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो माफिया बैठा हुआ है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम, ये अब गजा की रिकंस्ट्रक्शन से भी पैसे बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी कंपनीज के नाम पे। वो पाकिस्तानी कंपनीज इन्हीं के सब चेले चांटों की और रिश्तेदारों की होंगी। तो वो चीज़ कन्फर्म हो गई है जब अब से बहुत घंटे पहले इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान गजा में अपनी फौज भेजने के लिए तैयार है। ताहम हम जो है वो किसी कॉम्बैट में हिस्सा नहीं लेंगे हमास के खिलाफ। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ये कह दिया है कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन जो होगी, जो तामीर नौ होगी, उसमें पाकिस्तान का रोल होना चाहिए। एक बुरी खबर वो भी है जहां हम सुनते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान जो हैं वो शायद इस हफ्ते मुस्ताफी हो जाए। और जाहिर है इन चीज़ों से नती बहुत सी चीज़ें वैसे दुनिया में बहुत हो रही हैं, पाकिस्तान में भी बहुत हो रही हैं। अमेरिका में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ हर 4 घंटे बाद एक नई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन मैं मुख्तसर इन 3-4 चीज़ों के ऊपर ही फोकस करूंगा। सबसे पहले इस इंतहाई मजेदार दिलचस्प किस्म की सूरत हाल और इस पे जो स्पेकुलेशन है जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। अब नोटिफिकेशन की डेडलाइन तो गुजर गई, जाहिर है बहुत ज्यादा इस पे बहस हो रही है, कार्टून भी बन रहे हैं। लेकिन डॉन के अंदर एक बहुत ही सुलझा हुआ एनालिसिस बाकर सज्जाद सैयद साहब का छपा है और वो एनालिसिस ये कहता है कि 2024 में जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी तो उस वक्त आर्मी एक्ट में भी चूंकि अमेंडमेंट कर दी गई थी, जहाँ पे सर्विस चीफ्स, आर्मी एयरफोर्स नेवी के सर्विस चीफ्स की मुद्दत मलाजमत जो है उससे 3 से 5 साल बढ़ा दिया गया था। वहाँ ये भी लिख दिया गया था कि अब इससे समझा जाएगा कि जो अमेंडमेंट अभी की गई है नवंबर 2024 में, ये आर्मी एक्ट हमेशा से इसी तरह का था, यानी मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसी वक्त से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, जैसे मुनीर फारूक साहब हैं और बहुत से जर्नलिस्ट हैं, कि अब कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होगी और अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो 2027 तक आराम से वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे, स्ट्रोक फील्ड मार्शल। लेकिन बाकर सज्जाद सैयद के कहते हैं कि अब एक नया मसला खड़ा हो गया है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चूंकि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जनरल साहब ने अपने आप को कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया है और उसमें उन्होंने कमांड संभाल ली है, वो सुपीरियर होंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ से, वो सुपीरियर होंगे, सीनियर होंगे पाकिस्तान की नेवल चीफ से। तो नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ और सबको उनके नीचे लाया गया है। साइबर कमांड और न्यूक्लियर कमांड भी उनके नीचे चली जाएगी और एक 4 स्टार न्यूक्लियर कमांड के जनरल की अपॉइंटमेंट भी होनी है ऑन दी
recommendation of the army chief or the commander of the defense forces. In view of this, बाकर सज्जाद सैयद की कहते हैं, in view of this तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिनसे उन्होंने बात की है एंड लीगल एक्सपर्ट जिनसे उन्होंने बात की है, यानी अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान से भी उन्होंने बात की है जिनके नाम उन्होंने नहीं लिए, वो समझते हैं कि इन व्यू ऑफ दिस न्यू स्ट्रक्चर, इन व्यू ऑफ द री इंजीनियरिंग ऑफ दिस ऑफिस ऑफ द कमांडर डिफेंस फोर्सेस, अब नोटिफिकेशन और ऑर्डर जो है उसका इशू होना जो इस तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके वो बहुत नागुज़ीर है, इनएविटेबल है, उसके बगैर मामला नहीं चल सकेगा। अब ये उनका कहना है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा नोटिफिकेशन इशू नहीं होता तो कहाँ जाएंगे लोग चैलेंज करने के लिए? बाकर सज्जाद सैयद और मोहित पिज़ादा अगर कहीं इसको चैलेंज करना भी चाहें या कोई भी इसको चैलेंज करना चाहे, कहाँ जाएंगे? मुल्क में ना कोई हाई कोर्ट है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना मुल्क में कोई पार्लियामेंट है, ना कोई सेनेट है, ना कोई नेशनल असेंबली। ये सवाल अपनी जगह। अच्छा, एक इसमें एक और भी एंगल है, वो एंगल भी बाज़ लोग उठा रहे हैं। वो एंगल ये है कि नोटिफिकेशन के लटक जाने की वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड दिखा रहे हैं, उनमें एक हिम्मत पैदा हो गई है और वो जनरल आसिम मुनीर को इस स्टेज के ऊपर फारिग भी कर सकते हैं। वैसे तो नवाज शरीफ साहब के पास 101 रीजंस होंगे जनरल आसिम मुनीर को फारिग करने के लिए, बिकॉज जनरल आसिम मुनीर अपने कद से बहुत बड़े हो चुके हैं। नवाज शरीफ उनको लेकर आए थे, लेकिन अब सारी की सारी बसात जो है, सारा का सारा सिस्टम जो है वो जनरल आसिम मुनीर की छड़ी के गिर्द घूम रहा है। तो नवाज शरीफ साहब की दिली ख्वाहिश तो हो सकती है कि अगर मैं कोई ऐसी मैजिकल ट्रिक खेलूँ और मैं जनरल आसिम मुनीर से जान छुड़ा लूँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि वो ज़माना पाकिस्तान में ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में एक ज़माना था जब 1999 में नवाज शरीफ साहब ने सोचा था कि मैंने आर्मी चीफ लगा दूंगा तो उसे मान लिया जाएगा, जब उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं उनको, जो उस वक्त DGI थे, उनको उन्होंने बाकायदा तमगे शमगे फीते शीते लगा के PTV से शाम के 5 बजे उनको पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना के ऐलान भी कर दिया था, लेकिन जनरल मुशर्रफ के साथियों ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो फिक्शन के पाकिस्तान का आर्मी चीफ, एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है, वो खा नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, वो एक आर्मी चीफ को हटा सकता है आर्मी चीफ की मर्जी के खिलाफ और एक नया आर्मी चीफ लगा सकता है, फौज उसे तस्लीम कर लेगी। वो जो एक फिक्शन थी वो फिक्शन अब खत्म हो चुकी है। वो शायद फिक्शन 2022 तक एग्जिस्ट करती थी, 2021 तक एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो फिक्शन खत्म हो चुकी। अब तो सूरत हाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर तमाम पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में, जो इस्लामाबाद में सिस्टम है, उस पर वो काबिज हैं। जगह जगह उन्होंने अपने जो अपॉइंटेड लोग जो हैं वो बिठाए हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के पास आज इतनी स्पेस है ही नहीं कि वो अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ साहब के जरिए एक ऑर्डर करवाएं तो उसे जनरल आसिम मुनीर मान लें। जनरल आसिम मुनीर हो सकता है दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लें, उनको जेल में डाल दें, दोबारा अटक में डाल दें और इमरान खान के साथ बातचीत करना शुरू कर दें। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा इसका एक पहलू ये है कि हाँ, एक सूरत हाल हो सकती है, ये सिर्फ हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक थ्योरी की हद तक बात कर रहे हैं, कि अगर नवाज शरीफ साहब ने अपना एक होमवर्क किया हो और उनकी पाकिस्तान की फौज के अंदर किसी ताकतवर धड़े के साथ इक्वेशन हो और वो जनरल आसिम मुनीर की बजाय किसी और आर्मी चीफ के इस वक्त नोटिफिकेशन करवा दें शहबाज शरीफ से, तो वो फौज का धड़ा जो है वो जनरल आसिम मुनीर को हटा दे और चीज़ों को संभाल ले और कंट्रोल हासिल कर ले। लेकिन अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने फौज पे इस किस्म का कंट्रोल कर लिया है कि फौज के अंदर कोई भी जनरल या ग्रुप ऑफ जनरल ऐसा नजर ही नहीं आता जो जनरल आसिम मुनीर को वहां पर चैलेंज कर सके। तो ये बात भी कोई जाते हुए हमें किसी डायरेक्शन में नजर नहीं आती है। बाज़ दोस्तों ने, हमारे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बाज़ दोस्त हैं, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो उनने ये नोटिफिकेशन इसलिए लटकाया हुआ है 2 दिन से कि वो आसिम मुनीर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का फैसला कर दें, बिकॉज वो समझते हैं कि इमरान खान का अगर फैसला कर दिया जाए, यही स्टेज है कि इमरान खान का कोई फैसला हो जाए। अब इमरान खान का क्या फैसला हो सकता है? यानी ये तो खतरनाक किस्म की बात है कि इमरान खान का क्या फैसला हो सकता है। इमरान खान का कोई भी फैसला ना नवाज शरीफ साहब को सूट करेगा, ना इसे कहते हैं जनरल आसिम मुनीर को सूट करेगा। दोनों को इस स्टेज पे यही सूट करता है कि इमरान खान जेल में ही रहें और एक स्टेटस को जो है वो बरकरार रहे। और जो बहुत से लोगों के जहन में है कि इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है या मारा जा सकता है, सियासी एतबार से इमरान खान को इस तरह से, जबकि वो जेल में है, उन्हें कत्ल कर देना और मार देना जो है वो दोनों साइड्स के लिए, तमाम साइड्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। वहाँ वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी सर्व नहीं कर सकता और वो नवाज शरीफ वाला को भी सर्व नहीं कर सकता, बिकॉज खुदा न खास्ता इस किस्म के सेक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में अगर इमरान खान की डेथ हो जाती है तो उससे एक बहुत बड़ा लावा उठेगा और उस लावे के अंदर कौम को फिर कोई और किस्म का नया लीडर चाहिए होगा। और ये जो सारी लीडरशिप है PPP PMLN की, ये उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती। ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा लीडर है जो उसका नेमुल बदल हो सकता है। वैसे इस्टेब्लिशमेंट ने, ये आम एक कयास है, लोगों को शक है कि उन्होंने एक अल्टरनेट लीडरशिप किसी एक इंसान की शक्ल में नहीं, 2 4 5 6 लोगों की शक्ल में उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कल्टिवेट किया हुआ है और उनकी ब्रांड पावर को मुख्तलिफ इंटेलिजेंट तरीकों से वो बढ़ा भी रहे हैं। अब मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं
जाना चाहता, जिसको समझ आए उसको समझ आए, जिसको ना समझ आए उसका भी भला, जिसको आ जाए समझ उसका भी भला। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को, पॉपुलर कैरेक्टर्स के अंदर एस्टैब्लिशमेंट इन्वेस्ट कर रही है जिनकी ब्रांड पावर इस तरह से बनाई जाती है कि खुदा न खास्ता अगर किसी स्टेज पे इमरान खान को हटाना पड़ जाए तो एक आदमी तो ज़ाहिर है इमरान खान की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन 4 5 6 जो हैं वो इमरान खान की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। ये भी एक प्रोजेक्ट जो है वो है। बारह तो इस स्टेज पे नवाज शरीफ के अंदर इतना थप्पड़ नहीं है कि वो जनरल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन इस वजह से रोक लें कि भाई आप पहले मेरे साथ इमरान खान की बात करें, इमरान खान की, यानी जिस तरह कोई रूठा हुआ होता है और वो आपके नखरा करें कि पहले इमरान खान का मसला मेरे से सेटल करें, फिर आप इमरान खान की हमें गारंटी देंगे तो उसके बाद हम आपको नोटिफिकेशन करेंगे। इस किस्म का कोई सीन जो है वो हो नहीं सकता अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। जो चीज़ हो सकती है उसमें 2 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सिरे से मतलब है कि आपको कोई वही जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है और आपको एक नया नोटिफिकेशन इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकिर सजाद सैयद का जो एनालिसिस है विद द हेल्प ऑफ सेवरल सोर्सेस, उससे ऐसा लगता है कि एक अलग खिचड़ी भी पकी हुई है, एक वाकई कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन पिंडी में डेवलप कर गई है लीगल ब्रांच के लिए और बहुत से जो डिसीजन मेकर्स हैं। वो ये है कि ये जो कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस स्ट्रक्चर कर रहा है, जिसके नीचे नेवी को भी देना है, जिसके नीचे आर्मी को भी देना है और न्यूक्लियर कमांड को भी देना है, और न्यूक्लियर कमांड के लिए 4 स्टार जनरल जो है उसको सिलेक्ट करना है। इन तमाम चीज़ों के अंदर बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सी पेचीदगी है, उसमें बहुत से जहन लगे हुए हैं कि इसकी तहरीर कैसी होगी, इसकी लैंग्वेज कैसी होगी, जिस वजह से ये डिले हो रहा है। ये डिले का ताल्लुक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से या उनकी किसी साजिश से नहीं है, फौज के अपने अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बातचीत है, उसके साथ इसका है और किसी को कोई खास फिक्र नहीं है। बाकिर सजाद सैयद के एनालिसिस को अगर मैं सम अप कर सकूं तो उसकी ये सम अप हो सकती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप सबको मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये एनालिसिस दिया था, डॉट कनेक्टिंग की थी मैंने, ना कहीं अखबार में चीज़ छप रही थी, ना कोई कह रहा था ऐसी बात, ना किसी ने सोशल मीडिया में ऐसी बात कही थी, ना मुझसे किसी ने बात की, ना मैंने किसी से बात की। मैंने सिर्फ जो सामने फैक्ट्स नज़र आ रहे थे और एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जो है इश्यूज़ की मशरक़ वस्ता अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, उसकी बेसिस पे मैंने ये क्लेम किया था कि इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान में गज़ा के अंदर ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को फाइनलाइज करना है, उस पर पेशरफ्त होनी है। और मैंने इसके लिए जिन चीज़ों पे रिलाय किया था वो 2-3 फैक्टर थे। एक ये है कि इजिप्ट और पाकिस्तान के दरमियान में कोई भी माजी में बहुत ताल्लुक ऐसा नहीं रहा कि बार बार इजिप्शियंस और पाकिस्तानी आपस में मुलाकातें करें। आखिरी दफ़ा इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए 2022 के मार्च में, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो समिट मीटिंग हो रही थी जिसमें सभी को आना था, 46 फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, सबको उन्होंने रिसीव किया। उस वक्त इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए थे और इजिप्ट और पाकिस्तान के दरमियान में कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, कोई लंबा मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप, कोई ट्रेड एंड बिजनेस रिलेशनशिप ना माजी में रहा है, ना हो सकता है। दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान के मखसूस एक इंडिया सेंट्रिक किस्म के चैलेंजेस हैं इस खत्ते के अंदर। इजिप्ट के अपने एक किसी कहते हैं मशरक़ वस्ता के चैलेंजेस हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस मुख्तलिफ, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस मुख्तलिफ, मिलिट्री चैलेंजेस मुख्तलिफ। लेकिन कुर्बत में जो इजाफा हमने मई से अब तक गुज़िश्ता 6 माह में देखा है, उस तमाम का ताल्लुक इसराइल और स्ट्रोक गज़ा और अमेरिका के इस प्लान से एग्जैक्टली वही हुआ है। 2 हेडलाइंस छपी डॉन अखबार के अंदर अब से बहुत घंटे पहले। एक ये कि इसाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार है, हम भेज सकते हैं अपने ट्रूप्स, लेकिन हमारे ट्रूप्स जो हैं वो हमास को डिसआर्म करने का काम नहीं करेंगे। हम हमास के साथ कोई कॉम्बैट अपने लिए रोल में नहीं देखते। हमारा रोल तो यह है कि हम सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर पीस मेंटेन करेंगे और हम जो एक सीज फायर है उसको हम इंश्योर करेंगे। ये उनका डार साहब का कहना है और लंबी चौड़ी डार साहब ने इस पर बातचीत की। दूसरा वो है जो बहुत ही मीनिंगफुल है कि इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में खबर छपी है कि उन्होंने पाकिस्तानी प्रेस से और मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इजिप्ट जो है वो पाकिस्तान का कॉज वो समझता है कि पाकिस्तान का रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर एक रोल होना चाहिए। ये खाली पाकिस्तान नहीं सोच रहा, इजिप्ट नहीं सोच रहा, तुर्की, ये सारे के सारे गरीब ममालिक जो वहाँ पर जा रहे हैं, ये इस चक्कर में हैं कि जो फंड $53 बिलियन का जिसके पैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर वगैरह ने देने हैं, उसमें से सब अपना अपना शेयर मानते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में ना कोई जमहूरियत है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, कोई ना रूल ऑफ लॉ है। तो यहाँ पे जो कंपनी उसको गजा में रोल मिलेगा वो शरीफ जरदारी आसिम की ही रिश्तेदारों की कंपनियां होंगी, इन्हीं के रिश्ते चेले छाटे होंगे जिनकी कंपनियां होंगी जिनको वहाँ पे रोल मिलेगा। तो ये 2 चीज़ों की पेशरफ्त हुई है और जिसका मैंने क्विक एनालिसिस आपको पहले दे दिया था। अब आए इस चीज़ के ऊपर कि जो डार साहब कहते हैं कि हमारा कोई कॉम्बैट में रोल नहीं होगा, और 2-4 दिन 5 दिन पहले, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी मेरा ख्याल अकील मलिक साहब ने किसी प्रोग्राम में ये कह दिया था, बैरिस्टर अकील मलिक ने जो स्टेट मिनिस्टर हैं लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने कहा था कि हाँ हम लोग हमास को डिसआर्म करेंगे, हमारी फोर्सेज जब जाएंगी। किसी प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया। उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा रिएक्ट किया, उन्होंने कहा दिस इज नॉनसेंसिकल, हमारा ऐसा कोई रोल नहीं होगा। लेकिन इन दी एंड हमारा ये रोल होगा, इसे हम डिनाई करते रहेंगे लेकिन हमारा ये रोल होगा।
اس کی وجہ ہے, دیکھیے اس کی بہت سی وجوہات ہے. ترکی بھی بہت مچل رہا ہے وہاں جانے کے لیے, اور ترکی نے باقاعدہ 2000 جو اس کے ٹروپس ہیں, سپاہی ہیں فوج کے, ان کی باقاعدہ ٹریننگ وغیرہ بھی شروع کر دی, اور یہ ساری خبریں اس حوالے سے اسرائیل کے اخباروں میں, ٹائمز آف اسرائیل وغیرہ کے اندر چھپ رہی ہیں. لیکن اسرائیل مسلسل اسے ویٹو کر رہے ہیں. ترکوں کا یہ خیال ہے ایردوغان کا کہ گیون دا اسپیشل ریلیشن شپ بٹوین پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ, وہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو مجبور کر دیں گے اور ترکوں کا بھی وہاں پہ رول ہوگا. اسرائیلی کیوں نہیں چاہتے کہ ترک وہاں پہ آئے؟ اس لیے کہ ترکوں کی جو حکومت ہے رجب طیب ایردوغان کی اور اک پارٹی, ان کی فلسطینیوں کے ساتھ, غزہ کے ساتھ, حماس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک کمٹمنٹ ہے. اگر ترک فوج وہاں پہ ہوگی تو حماس کے خلاف بہت زیادہ طاقت کا استعمال نہیں ہو سکے گا. اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل چاہتا ہے کہ طاقت کا استعمال ہو اور حماس کو مسلم فورسز کے ذریعے ختم کیا جائے. حماس کو چھوڑنا تو نہیں ہے, اور حماس سے یعنی حماس کو سروائیو کرنے کا اور ایڈجسٹ کرنے کا رائٹ تو نہیں ہے. تھرو آؤٹ اس 2 سال کے درمیان میں جو کیمپین تھی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کی, وہ کیا تھی کہ میں نے حماس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے, ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے, ہم نے اس کو ڈیفینگ کرنا ہے, ہم نے اسے ایریڈیکیٹ کر دینا ہے. اب اس ایریڈیکیشن کے پروسیس میں جسے اسرائیل خود نہیں کر سکتا اور امریکہ اس کو آ کے نہیں کرنا چاہتا اور دونوں کے لیے مناسب بھی نہیں ہے, اس کا انہوں نے حل یہ نکالا ہے کہ مسلم سپاہیوں, مسلم سپا, مسلم فوج کے ذریعے یہ کرنا ہے. ترکی کی فوج اس کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی. ناٹ دیٹ کہ ٹرکش فوج کا کوئی بڑا کیریکٹر ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے جو پولیٹیکل اینٹی کھڑی ہے اک پارٹی کی, وہ اس کی اجازت نہیں دے گی, اور اسرائیل کو اس کی بات سمجھ آ رہی ہے. ورنہ اسرائیلیوں میں اور ترکیوں میں کوئی بہت دشمنی نہیں ہے. شاید ترکوں نے گزشتہ 70 سال میں اتنی زیادہ بکواس اسرائیل کے خلاف نہیں کی جتنی پاکستانیوں نے کی ہے. لیکن اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری وہ ساری بکواس اور ساری گالی گلوچ ہوتی تھی, اس کی کوئی حقیقت کسی بھی قسم کی نہیں تھی. ہمیں اپنی حقیقت کھل کے سمجھ آ گئی. سو اسرائیل ہمیں تو ویٹو نہیں کر رہا, ترکی کو ویٹو کر رہا ہے. اب یہ کامبیٹ کس طرح سے ہوگا, جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کامبیٹ نہیں ہوگا, ڈیفینیشنز بدلنے لگ جائیں گی. آپ یہ خبریں سنیں گے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ ہیں, وہاں پہ بسکرینٹس ہیں, وہاں پہ القاعدہ آ گیا ہے, وہاں پہ آئیسس کی پریزنس ہے, آئیسس نے حملہ کیا, شب خون مارا پاکستان کی فوج پہ, 2 سپاہی بیچارے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے اور شہید ہو گئے, اور اس کے جواب میں پاکستان کی فوج نے جوابی کارروائی کی. یہ اس طرح کی کہانی بنے گی فیوچر میں آپ کو, اور کامبیٹ وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہوگا, بیکاز الٹیمیٹلی کامبیٹ ہی کے لیے جا رہے ہیں. اسرائیل کو کامبیٹ ہی کی ضرورت ہے وہاں پہ, وہ اور تو مقصد ہی کوئی نہیں وہاں پہ. تو یہ اب کی سچویشن ہے. یہ ویسے بڑا اچھا ہوا آپ سب کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کو شیشے میں دیکھنے کا موقع مل گیا. ورنہ ہم خواہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے رہتے, یہی سمجھتے سمجھتے ہم دنیا سے چلے جاتے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہم پاکستانی قوم کا اصل کیریکٹر کیا ہے. تو یہ جو غزہ کے بعد اور اب جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں شیشے کے اندر ہمیں اپنے اصل کیریکٹر کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا ہے, حقیقتوں کو سمجھ کے جینا یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. ابھی موونگ فارورڈ, یہ تو ہو گئی, اس کے حوالے سے خاصی بات ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج صاحبان, جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری, جس میں بابر ستار, اور جس کے اندر سردار اسحاق اعجاز خان جو ہیں, یہی میرا خیال ان کا نام ہے, سردار اعجاز اسحاق خان, یہ تینوں جو ہیں اگلے 2-4 دنوں میں, اسی ہفتے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے منڈے آنورڈ, یہ ریزائن کر دیں گے. اور انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ بالکل بنا لیا. یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ ایسے پتہ چلا ہے کہ لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ ان تینوں جج صاحبان نے گزشتہ 2-4 دن میں, جب سے 27ویں ترمیم آئی ہے, اس کے بعد سے اپنے چیمبرز میں اور اپنے آفیسز کے اندر ان کی جتنی بھی پرائیویٹ چیزیں تھیں, کتابیں تھیں, نوٹ بکس تھے, اگر گھر سے کوئی فرنیچر لایا ہوا تھا, کوئی ان کی تصاویر تھیں, کوئی دستاویزات تھیں, کوئی ڈگریاں تھیں, وہ سب انہوں نے نکال کے خاموشی سے اپنے گھروں میں واپس بھجوا دی ہیں. اور انہوں نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ یہ اب یہاں ریزائن کر دیں گے. تو منڈے کے بعد, منڈے ٹیوزڈے کسی بھی دن آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار, یہ آپ سمجھیں کہ جو پرائیڈ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, جس نے گزشتہ 2 برس میں چیلنج کر رکھا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, اور جنہوں نے پاکستان میں ایک رول آف لا کے لیے آواز اٹھائی ہوئی تھی, وہ سارے ججز اب یہاں سے جا رہے ہیں. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری, جنہوں نے بہت سٹینڈ لیا, مختلف پٹیشنز ان کے سامنے مسنگ پرسنس کی آئیں, میرے خیال ہے ان کے سامنے وہ جو کشمیری شاعر تھے احمد فرحاد, ان کی پٹیشن آئی, تو انہوں نے بہت اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا. اور بابر ستار, کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اسی طرح سے سردار اعجاز صاحب, تو یہ تینوں یہاں سے جا رہے ہیں. اور طارق محمود جہانگیری صاحب کو نکالنے کے لیے تو ایک فضول قسم کا ڈگری کا بھی کیس بنایا ہوا ہے کہ ان کے پاس LLB کی ڈگری نہیں ہے. کراچی یونیورسٹی پہ دباؤ ڈال کے ان سے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے, اور وہ کیس بھی مسلسل چل رہا ہے, اور اس کو بھی مرضی کے ایک بینچ میں لگا رہے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے 2 دسمبر اس کی تاریخ ہے, اس سے پہلے ہی میرا خیال ہے 1 دسمبر کو جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی ریزائن کر دیں گے, بابر ستار بھی ریزائن کر دیں گے, اور اسے کہتے ہیں سردار اعجاز اسحاق بھی ریزائن کر دیں گے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. ویسے تو بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن میں اسی کے اوپر بات ختم کرتا ہوں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو.